यात्रा से थोड़ी देर का विराम लेने के लिए एडवेंचरर्स का एक समूह रुकता है। वे ठंडी रात का फायदा उठाकर कुछ गर्म पीते हैं। उसी समय जंगल में एक अजीब हलचल होती है, लेकिन समूह को इसका पता नहीं चलता, सिवाय एक व्यक्ति के, जिसे लगता है कि कुछ गलत है। जमीन के कंपन के साथ उसका कॉफी कप कांपने लगता है। कोई चेतावनी देता है कि एक एनिमी समूह की ओर आ रहा है। एक विशाल सर्पेंट पास आता है। आदेश दिया जाता है, एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के सभी सदस्यों को बैटल के लिए तैयार होना है। यह पहली बार है जब दुनिया में एक लेजेंडरी रैंक मॉन्स्टर प्रकट हुआ है। मॉन्स्टर समूह पर फियर पैदा करने वाली मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। सभी को एकजुट रखने के लिए लीडर उन्हें शांत रहने और अपनी पोजीशन संभाले रखने को कहता है। एक नया मैसेज दिखाई देता है कि समूह ने फियर को सफलतापूर्वक रेजिस्ट कर लिया है। यह एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड सबसे बेहतरीन प्लेयर्स से बनी है और प्रोटैगनिस्ट भी उनमें शामिल है। बफर्स की मदद से हमारा हीरो अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करता है, लेकिन किसी कारण से वह सिर्फ लेवल 1 है। हीरो लड़ने के लिए तैयार है। बिना दोबारा सोचे वह क्रीचर की ओर छलांग लगाता है। टकराव से ऊर्जा का एक विस्फोट होता है। ट्रॉय हनुंग 26 साल का काम से ब्रेक ले रहा है। 3 साल पहले तक वह सिर्फ एक साधारण स्टूडेंट था। उसके पिता को मना रिफ्लक्स सिंड्रोम नाम की एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। यह इंटरडिमेंशनल पोर्टल के प्रकट होने के बाद हुआ था। तब से मानवता ने कई नई चुनौतियों का सामना किया है। उनमें सबसे बड़ी चुनौती लोगों का मैजिकल पावर्स अवेकन करना है। यह कई लोगों के लिए ब्लेसिंग जैसा लग सकता है, लेकिन यह एक कर्ज भी लेकर आता है। पोर्टल्स के जरिए मॉन्स्टर्स के झुंड आए जिन्होंने मानवता को तबाह किया और लाइलाज बीमारियां भी सामने आने लगी। लेकिन जिन प्लेयर्स की पावर्स अवेकन हुई वही इन समस्याओं को हल कर पाए। पराजित मॉन्स्टर्स से वैल्यूएबल आइटम्स गिरने लगे। इसके कारण इन प्लेयर्स ने भारी वेल्थ हासिल की। लेकिन प्रोटैगनिस्ट के लिए ये पोर्टल्स सिर्फ बदकिस्मती लेकर आए। उसके पिता को लगी बीमारी एक बेहद रेयर मॉन्स्टर से आई थी और इलाज की लागत बेहद ज्यादा थी। उसकी मां ने 2 जॉब्स करना शुरू कर दी। उसकी बहन को अपनी शादी की सारी सेविंग्स खर्च करनी पड़ी और पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ी। पैसों की समस्या से बचना नामुमकिन हो गया। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि अगर उसकी पावर्स अवेकन हो गई होती तो यह बोझ कभी नहीं आता। ट्रॉय हनुंग अपने हाथों से बड़े पत्थर तोड़ सकता था और इमारत से भी ऊंची छलांग लगा सकता था। वह हमेशा से प्लेयर बनना चाहता था। ट्रॉय हंसन काम से घर लौटता है और बिस्तर पर ढह जाता है। लोग कहते हैं कि प्लेयर्स इतना पैसा कमाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन कोई नहीं जानता कि अवेकन कैसे किया जाता है। यह लॉटरी जीतने जैसा है। हीरो को लगता है कि यह उसके लिए नामुमकिन है, फिर भी वह प्लेयर बनना चाहता है। लेकिन अब प्लेयर बनना सपना नहीं, जरूरत है। अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई बदल चुका होता। इन विचारों को एक तरफ रखकर वह नहाने का फैसला करता है। अचानक वातावरण बदल जाता है और उसके सामने एक HUD स्क्रीन दिखाई देती है। मैसेज आता है कि वह अवेकन हो चुका है। ट्रॉय कुनसुम को याद आता है कि उसने किसी के बारे में सुना था जिसे लॉटरी जीतने पर हार्ट अटैक आ गया था। हीरो स्टेटस विंडो कमांड देता है, यह उम्मीद करते हुए कि उसके स्टैट पॉइंट्स अच्छे होंगे, लेकिन जो वह देखता है वह अजीब होता है। उसके पॉइंट्स कम से कम 10 होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीजें लक पर निर्भर करती हैं, लेकिन लगता है उसके आगे का रास्ता मुश्किल हो। खुशी के बाद निराशा आती है, क्योंकि सबसे निचले लेवल पर भी सभी एट्रीब्यूट्स का टोटल कम से कम 40 होना चाहिए। चोई कंसुंग अपने सारे पॉइंट्स जोड़ता है और टोटल सिर्फ 18 निकलता है। दूसरे प्लेयर्स का एवरेज 50 होता है, लेकिन किसी कारण से प्रोटैगनिस्ट का टोटल बहुत कम है, सिवाय इसके कि हर लेवल अप पर उसे 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। एक बेसिक प्लेयर के लेवल तक पहुंचने के लिए भी उसे बहुत सारे लेवल्स ग्राइंड करने होंगे। ऊपर से उसके पास कोई पैसिव या एक्टिव स्किल्स नहीं है। यहाँ तक कि लो लेवल प्लेयर्स भी अच्छे स्किल्स होने पर वैल्यूड होते हैं। गिल्ड्स हमारे हीरो के लिए लड़ते 99% प्लेयर्स शुरुआत में टैंक, वॉरियर या हीलर क्लास चुन सकते हैं, लेकिन एक GVL अलग थी। किम हाना को बचपन से ही हाई लेवल प्लेयर्स का सपोर्ट मिला था, उसकी यूनिक स्किल्स की वजह से। वह कोरिया की इकलौती बफर थी। दूसरी तरफ कई प्लेयर्स शुरुआती लेवल्स भी पार नहीं कर पाते। फिर भी हीरो ने पिछले 19 सालों में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जिसके पास कोई भी स्किल न। ट्रॉय खान जो देख रहा है उसे लेकर क्यूरियस हो जाता है, लेकिन उसे पहले से लगता है कि यह वर्थ इट नहीं होगा। उसके सामने एक लंबी लिस्ट खुलती है। सबसे ऊपर एक रेयर एल्विन स्वॉर्ड है। ध्यान से देखने पर उसी रैंक के और भी वेपन्स हैं। हीरो को यह कमाल का लगता है, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। वह सोचता है कि क्या इसे रेगुलर करेंसी में बदला जा सकता है, लेकिन सिस्टम दिखाता है कि उसके पास 2 बिलियन पॉइंट्स हैं। शायद वह इस वैल्यू को गेम के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा उसे लेजेंडरी रैंक वेपन्स भी मिलते हैं। उसे पता भी नहीं था कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जनता ने अब तक सिर्फ हेरोइक लेवल के बारे में ही सुना था। चोई कुंग एक को एग्जाम्पल के तौर पर सिलेक्ट करता है, लेकिन डीमन किंग्स स्टाफ की कोई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं होती। यह भी लिखा होता है कि यह वेपन नॉर्मल रैंक प्लेयर्स हासिल नहीं कर सकते। किसी कारण से
उसके पॉइंट्स इस कैटेगरी में काउंट नहीं होते। इसके अलावा एक लॉक्ड आइटम भी है जो हेरोइक रैंक से एक लेवल ऊपर है। ह्यून लिस्ट के नीचे स्क्रॉल करता है और एलिक्सर पाता है। कहा जाता है कि यह दवा किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। लगता है सिस्टम प्रोटैगनिस्ट से बिजनेस करवाना चाहता है। आमतौर पर रिच लोग टैंकिंग स्किल्स में ज्यादा रुचि रखते हैं, इसलिए हीरो उन ऑप्शंस को चेक करता है। उसे एक एट्रीब्यूट बूस्टिंग पोशन मिलता है। वह इन आइटम्स में इंटरेस्ट लेने लगता है। शायद इन्हें खरीदकर बाद में रीसेल करना फायदेमंद हो। अगर सही प्लानिंग की जाए तो हीरो बेहद ओवरपावर्ड बन सकता है। आइटम एक छोटा सा लाल पत्थर होता है, लेकिन इसे खाने का ख्याल ही अजीब लगता है। जैसे ही वह आइटम निकलता है, उसकी मसल्स तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाती। भले ही यह पावर सिर्फ एक बढ़ाता हो, लेकिन सेंसेशन बहुत इंटेंस होती है। इसके बाद वह एक स्किल बुक खरीदता है जो मना कंजम्पशन को 10% कम करती है। अब समस्या यह होती है कि बुक को स्टोर कहाँ किया जाए। ट्रॉय हंसंग इसे सेल्स टैब में रजिस्टर करने का फैसला करता है, लेकिन सिस्टम हर सोल्ड आइटम पर 20% काट लेता है। उसे यह रिप ऑफ लगता है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब उसके प्लान को शुरू करने का समय है। सबसे पहले वह और स्ट्रेंथ बूस्टिंग आइटम्स खरीदता है। कुछ समय बाद उसकी डेस्क स्टैट जेम्स से भर जाती है। बाद में हीरो एसोसिएशन में एक रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि वह कैसे मदद कर सकती है। हीरो कहता है कि वह अवेकन होने के कारण रजिस्टर कराने आया है, लेकिन महिला को यह अजीब लगता है। वह पूछती है कि क्या प्रोटैगनिस्ट सच में अवेकन हो पाया है। हनुम को यह बात अटपटी लगती है। महिला कहती है कि इतनी उम्र में कोई भी अवेकन नहीं हुआ है। हीरो समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रही। तभी वह अपना रिफ्लेक्शन देखता है। किसी कारण से उसकी इमेज एक बूढ़े आदमी की होती है। एक सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर पड़े उस बूढ़े की मदद करने की कोशिश कर रहा होता है। ट्रॉय हु समझ जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। वह फिर अपनी विंडो खोलता है। तभी वह देखता है कि उसके पॉइंट्स कम हो रहे हैं। दरअसल ये उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉइंट्स हैं। हीरो अब घर पर है और जो कुछ हुआ उस पर सोच रहा है। थोड़ा हिसाब लगाने पर उसे एहसास होता है कि उसके पास सिर्फ लगभग 1.5 साल की जिंदगी बची है, इसलिए उसे और पॉइंट्स कमाने का तरीका ढूंढना होगा। उसे अपने सामान बेचने का आइडिया आता है। ट्रॉय अपना निंटेंडो चुनता है। सबसे पहले वह कंसोल को टेस्ट करता है। स्क्रीन उसे फ्लोटिंग इमेज में वीडियो गेम रखने को कहती है। जैसे ही वह कंसोल को उसमें छूता है, वह हवा में गायब हो जाता है। उसी पल निंटेंडो सिस्टम में सेल के लिए दिखाई देने लगता है। लगता है यह अच्छी तरह काम कर गया। उन स्पेक्स के हिसाब से उसे ऑनलाइन शायद सिर्फ $60 ही मिलते, इसलिए वह अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है और कहीं ज्यादा प्राइस सेट करता है, यह उम्मीद करते हुए कि कंसोल के अंदर मौजूद 40 गेम्स काफी होंगे। निंटेंडो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो जाता है। अब चो हनसंग सोचता है कि क्या उसे और आइटम्स सेल के लिए लिस्ट करने चाहिए। दूसरी तरफ खजानों से भरे एक कमरे में एक लड़की परेशान है, क्योंकि हर दिन शॉप में वही चीजें रजिस्टर होती रहती हैं। उसे लगता है लोगों के बीच और कंपटीशन होना चाहिए। तभी उसी पल स्टोर में एक नया आइटम दिखाई देता है। बिना ज्यादा सोचे वह उसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ती है। ट्रॉय हंसंग आखिरकार नॉर्मल हालत में लौट रहा है। इससे न सिर्फ यह साबित होता है कि वे पॉइंट्स उसकी लाइफ से जुड़े थे, बल्कि यह भी कि वह जरूरत पड़ने पर उन्हें रिकवर कर सकता है। मौजूदा मिस्ट्री यह है कि लड़की को समझ नहीं आ रहा कि इन ऑब्जेक्ट्स का क्या करना है। वह उत्सुकता से एक वॉच को देखती है और नोटिस करती है कि उसके नंबर्स अपने आप बदल रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह रेयर आइटम क्यों है, लेकिन वह मान जाती है। फिर उसकी नजर एक स्क्रीन पर जाती है जो मोबाइल डेटा मांग रही होती है। साफ है कि उसने कभी सेल फोन इस्तेमाल नहीं किया। काफी कोशिश करने के बाद भी वह इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पाती। उसे समझ नहीं आता कि यह डिवाइस कैसे काम करता है, लेकिन थोड़ी और छेड़छाड़ करने पर उसे कुछ दिलचस्प मिलता है, जिसे मिरर मैजिक कहा जा सकता है। वीडियो फंक्शंस में उसे कुछ मजेदार दिखता है और वह बटन दबाने का फैसला करती है। जो वह देखती है उससे वह हैरान हो जाती है। वीडियो में एक इफेक्ट होता है जो उसके सिर पर टोपी डाल देता है। वह एक पल सोचती है कि जो वह करने वाली है वह करे या नहीं। फिर लड़की एक सेल्फी लेती है और लगता है उसे यह पसंद आती है, क्योंकि वह बार बार और फोटोज लेने लगती है। जो खुश नहीं है वह डीमन वुमन है। वह सारे आइटम्स खरीदना चाहती थी, लेकिन किसी और ने यह मौका उससे छीन लिया। अब समस्या यह है कि यह समझा जाए कि ये चीजें किस काम की हैं। वह क्लू ढूंढने के लिए मैजिक का इस्तेमाल भी करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वीडियो गेम चालू करने के बाद भी उसे उसमें से कोई मैजिक फीलिंग नहीं मिलती, लेकिन बिना ध्यान दिए लड़की घंटों तक खेलती रहती है जब तक उसे गेम ओवर स्क्रीन नहीं दिख जाती। दुर्भाग्य से वह बिल्कुल भी खुश नहीं होती और फिर से हारने पर गुस्से में फट पड़ती है।
शहर में चोई कुंग एक कार के सामने खड़ा होता है, लेकिन वह व्हीकल को सेल के लिए लिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि सिर्फ वही आइटम्स बेचे जा सकते हैं जो प्लेयर के हों। वह फ्रस्ट्रेटेड होकर वहां से चला जाता है। रास्ते में हमारा हीरो जमीन पर पड़ी कुछ चीजें देखता है। किसी वजह से प्रोटैगनिस्ट एक टूटे हुए फैन को सेल के लिए लिस्ट कर पाता है। शायद सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीजें ही काम करती हैं और स्टोर में एक समय पर सिर्फ 10 आइटम्स लिस्ट करने की लिमिट भी है। चोई कुंग सेल्स मेन्यू खोलता है, लेकिन अंत में उसके पास शुरू से भी कम पॉइंट्स रह जाते हैं। हालात खराब चल रहे होते हैं और कोई भी उससे कुछ नहीं खरीद रहा। तभी एक नया नोटिस आता है। मैसेज में लिखा होता है कि चोई हंसंग के नाम से कंप्लेंट दर्ज की गई है, जिसमें उसके बेचे हुए प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम्स बताई गई हैं और अगर ऐसा फिर हुआ तो उसे बैन कर दिया जाएगा। यह बात लड़के ने कभी सोची भी नहीं थी। क्रॉय हनुंग को पता ही नहीं था कि ऐसा सिस्टम भी मौजूद है। अब उसकी प्रायोरिटी यह बन जाती है कि वह जितनी जल्दी हो सके अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम करे। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके सारे लिस्टेड आइटम्स बिक चुके हैं। कोई भी न खरीदने का डर तुरंत गायब हो जाता है। इसके बाद हमारा हीरो प्राइसेस और बढ़ाने का फैसला करता है। फिर से कंप्लेंट आ जाती है। मैसेज में बताया जाता है कि 70% आइटम्स डिफेक्टिव माने गए हैं, इसलिए उसका अकाउंट टेम्परेरीली सस्पेंड हो सकता है जब तक मामला सॉल्व न हो जाए। ज्यादातर मैसेजेस उस सेल फोन को लेकर होते हैं जो बिना वजह बंद हो गया था। सामने वाला यह नहीं जानता कि रिचार्ज करने के लिए आइटम्स को प्लग करना पड़ता है। सिगरेट्स, बियर और रोजमर्रा की दूसरी चीजों को लेकर भी मैसेजेस आते रहते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करना सामने वाले को समझ नहीं आ रहा होता और वे प्रोटैगनिस्ट को थ्रेटन करने लगते हैं कि अगर उसने रिप्लेस नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन शॉर्टी कमिंस के पास रिप्लाई करने का भी समय नहीं होता क्योंकि उससे पहले ही और धमकी भरे मैसेजेस आ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उसके स्टोर प्रिविलेजेस 3 डेज के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अगर प्रोटैगनिस्ट इन कंप्लेंट्स को फिक्स नहीं करता तो वह 3 मंथ्स तक इनएक्टिव हो जाएगा। हमारा हीरो सबसे पहले चार्जर के साथ एक नया सेल फोन भेजने के बारे में सोचता है। यम यह भी सोचता है कि हो सकता है उसके कस्टमर्स अर्थ से न हो, इसलिए उन्हें चीजों का इस्तेमाल नहीं आता। ट्रॉय हंसंग यहां तक सोचने लगता है कि शायद वे एलियंस हों, शायद, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेचना अच्छा आइडिया होगा। इसके बाद हमारा हीरो एक ऑनलाइन स्टोर पर जाता है। आइटम्स के प्राइसेस बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन लगता है चोई हंसे के पास इनफ पैसे नहीं हैं। जेब देखने पर उसके पास बस कुछ ही कॉइन्स होते हैं। लड़का ऑक्शंस खत्म होने के कारण अपनी स्किल बुक बेचने तक का सोचता है। तभी प्रोटैगनिस्ट को एक आइडिया आता है। वह अपने फोन पर टैप करता है और टाइम बीतने लगता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स जो देख रहे होते हैं उस पर उन्हें यकीन नहीं होता। ट्रॉय कुमसुंग बिना किसी मुश्किल के अकेले ही 3 सीमेंट के बैग्स उठा रहा होता है। उसे तारीफ भी मिलती है। एक वर्कर पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट पहले कहाँ काम करता था। हमारा हीरो ऑकवर्ड तरीके से जवाब देता है कि वह बस आतन ऐसा कर लेता है। 3 डेज बीत जाते हैं। सस्पेंशन खत्म होने में सिर्फ 9 सेकंड्स बचे होते हैं। केवाय हंसे मुश्किल से इंतजार कर पाता है। आखिरकार रिस्ट्रिक्शन हट जाती है। नए आइटम्स लिस्ट करने का समय आ जाता है, लेकिन ठीक उसी पल एक नई कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। लड़का साफ तौर पर नर्वस हो जाता है। कंप्लेंट पढ़ने से पहले ही एक और मैसेज आ जाता है। 20 आइटम्स में से हर एक पर कंप्लेंट दर्ज होती है, यानी वह फिर से 3 डेज के लिए सस्पेंड हो जाता है। दूसरे शब्दों में हर प्रोडक्ट के लिए किसी न किसी ने कंप्लेंट की होती है। एक मैसेज किसी ऐसे व्यक्ति का होता है जो वीडियो गेम के खराब हो जाने की शिकायत कर रहा होता है और इतना गुस्से में होता है कि हमारे हीरो को ढूंढ निकालने की धमकी देता है। उसी व्यक्ति के और मैसेजेस एक के बाद एक आने लगते हैं, जिनमें नए आइटम्स लिस्ट करने या टूटे हुए रिप्लेस करने की मांग होती है। लेकिन क्रॉय कुनसुंग के पास रिएक्शन देने तक का समय नहीं होता और वह फिर से 3 डेज के लिए सस्पेंड हो जाता है। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो सस्पेंशन 3 मंथ्स में बदल जाएगा। वह ठान लेता है कि ऐसा होने नहीं देगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे होते कि एक जवान लड़का इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। 3 डेज बाद पेमेंट हाथ में लिए और कुछ बॉक्सेस अच्छे से पैक किए हुए हमारा हीरो सोचता है कि उसके साथ ऐसा करने वाला व्यक्ति जरूर एक आउट ऑफ कंट्रोल बायर है। फिर वह बैटरीज की एक जोड़ी लिस्ट करने की योजना बनाता है। उसका अकाउंट आखिरकार अनलॉक हो जाता है। वह तुरंत आइटम सेल के लिए डालता है और वह पल भर में बिक जाता है। सबसे पहले एक नोटिस आता है कि 14 कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो गई हैं। थोड़ी ही देर में 4 और भी हट जाती हैं। उसके पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं।
ट्रॉय हनुंग अपनी सक्सेस का जश्न मनाता है। अब जब सब कुछ सही हो गया है तो वह और फोन्स या कंसोल्स लिस्ट करने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उससे पहले एक और काम है। शायद अब प्लेयर के रूप में रजिस्टर करने का समय आ गया है। रजिस्ट्रेशन कार्ड पाने के लिए किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग स्कूल में 3 वीक का कोर्स पूरा करना होता है। अगर वह फेल हो जाए तो फिर से कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर दोबारा भी फेल हुआ तो रजिस्ट्रेशन का हक खो देता है। सिर्फ अवेकेंड होने से कोई अपने आप डंजन हंटिंग प्लेयर नहीं बन जाता। ट्रॉय कून बिना किसी प्रॉब्लम के टेस्ट पास कर लेता है और आसानी से पूरा करने पर उसकी तारीफ होती है, लेकिन एक प्लेयर को लगता है कि हीरो को ग्रेजुएट करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है। एक लड़की को यह बात क्रूअल लगती है, लेकिन वह लड़का बिल्कुल परवाह नहीं करता। टॉय हुनम पहले से जानता था कि ऐसी बातें होंगी। 3 हफ्तों बाद हमारा हीरो स्कूल छोड़ रहा होता है। उसकी क्लास का एक ग्रुप उसे सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करता है। उनमें से एक लड़का यह भी सुझाव देता है कि सब मिलकर बाहर जाकर ड्रिंकिंग करें, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे पर्सनल रीजन से घर जाना है। ग्रुप थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगता है, लेकिन चोई हंसे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी वे लोग शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। रिसेप्शनिस्ट अनाउंस करती है कि उसका कार्ड इशू हो चुका है। हमारा हीरो खुद से बहुत खुश होता है। आखिरकार उसके पास हीरो लाइसेंस आ जाता है। अब वह अपनी स्किल बुक बेच सकता है और हंटिंग से जो पैसा कमाएगा उससे जल्दी ही अपने पिता का इलाज कर पाएगा। इक्विपमेंट रेंटल शॉप में शूहा से एक बड़ा परचेस करता है और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। क्लर्क सिर्फ यह वार्न करता है कि अगर रिटर्न पीरियड क्रॉस हुआ तो पेनल्टी लगेगी और इसके अलावा वह हमारे हीरो को गुड लक कहता है। दुर्भाग्य से इस दुनिया में हर चीज बहुत महंगी है। बेसिक इक्विपमेंट तक रेंट करना काफी एक्सपेंसिव निकलता है और इनके बिना गिल्ड उसे डंजन के पास भी नहीं जाने देगी। ऊपर से हर मिशन का एंट्री फी भी होता है। एक प्लाजा में कुछ ग्रुप्स अनाउंस कर रहे होते हैं कि वे पार्टी के लिए मेंबर्स ढूंढ रहे हैं। उनमें से एक ग्रुप डंजन फी देने और सेफ्टी इंश्योर करने का वादा करता है। टैंक्स और हीलर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, जो लो लेवल डंजन होने पर भी समझ में आता है क्योंकि मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही होता है। स्टेटस विंडो में साफ दिखता है कि हमारे हीरो के एट्रीब्यूट्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं और उसकी यूनिक स्किल आइटम बाइंग एंड सेलिंग है। इन स्टैट्स के साथ वह किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन यही उसका गोल नहीं है। उसकी प्लान यह है कि वह अकेले रैबिट्स हंट करे और यह दिखाए कि स्पेशल एबिलिटी उसने खुद अर्न की है, जबकि असल में वह खरीदी हुई है। ट्रॉय कुनसुंग एक पोर्टल की तरफ जाता है। स्टाफ में से एक मेंबर पूछता है कि क्या वह सच में अकेले अंदर जा रहा है और वह कंफर्म करता है। इसके बाद उसका पैसेज अप्रूव कर दिया जाता है। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि वह आदमी शायद उसे जज कर रहा है क्योंकि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स भी बिना ग्रुप डंजन में नहीं जाते। सच्चाई यह है कि यह मिड गेम है और डेंजरस भी है। बैटल में लोग अपनी जान तक गंवा सकते हैं। गार्ड्स में से एक भी सवाल करता है कि कोई इतना साहस कैसे कर सकता है। वह आदमी कहता है कि एरोगेंट लोगों को हार्ड वे से सीखना पड़ता है। चोई हंसे आखिरकार पोर्टल के अंदर कदम रखता है। अब वह ऑफिशियली डंजन के अंदर है। एनवायरनमेंट एक डार्क केव जैसा है जो सिर्फ टॉर्चेस से रोशन है। शुरुआत में ही हमारा हीरो किसी को स्पॉट करता है। एक ग्रुप हॉर्न रैबिट से फाइट कर रहा होता है। प्रोटैगनिस्ट ने इतनी बड़ी क्रीचर की उम्मीद नहीं की थी। शुरुआत में ट्रॉय हंसे सिर्फ ऑब्जर्व करने का फैसला करता है। ग्रुप लीडर प्रोवोकेशन का कॉल देता है। क्रीचर शील्ड पकड़े हीरो पर चार्ज करता है। कुछ पल के लिए लगता है कि वह उसे रोक लेगा, लेकिन उसकी डिफेंस उड़ जाती है। कोई पूरे ग्रुप को अटैक करने के लिए चिल्लाता है। 3 महीने का कोर्स करने के बावजूद ये सभी लोग कुछ समय पहले तक नॉर्मल लोग ही थे। इसी वजह से ऐसे लोगों के लिए मॉन्स्टर हंट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। हील मिलने के बाद टैंक फिर से खड़ा हो जाता है। रैबिट के चेहरे पर डायरेक्ट हिट लगता है। उसी पल ग्रुप ओपनिंग का फायदा उठाने की कोशिश करता है। शाय खान को एहसास होता है कि उसने लो लेवल समझकर डंजन को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। एक वॉरियर लकी स्ट्राइक की कोशिश करता है। रैबिट खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन बेकार जाती है। किस्मत से स्वॉर्ड सही जगह लग जाती है। आखिरकार मॉन्स्टर गिर जाता है और डिफीट हो जाता है। चुंग नोट करता है कि इस फाइट में 8 मिनट्स लगे, जबकि दूसरे ग्रुप्स को कम से कम 3 मिनट्स लगते हैं। इस दौरान गार्ड्स किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देते। उनके बैजेस बताते हैं कि वे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। साफ है कि वे सिर्फ तब इंटरवीन करते हैं जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो। इसका मतलब उसे गार्ड्स की चिंता नहीं करनी है। उसके एट्रीब्यूट्स सोलो खेलने के लिए काफी हैं। ट्रॉय हनुंग स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करता है। उसका बॉडी लगभग अंधेरे में गायब हो जाता है। एक ग्रुप कुछ दूसरे प्लेयर्स को कंग्रेचुलेट करता है। वे गिल्ड नंबर 1 सू के असिस्टेंट और हीलर होते हैं।
हीला उसे एनकरेज करते हुए कहती है कि वे जरूर वही ढूंढ लेंगे जो चाहते हैं। असिस्टेंट सपोर्ट से कंफर्टेड होकर स्माइल करती है। बाकी असिस्टेंट्स कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ भी स्पॉट हुआ तो वे तुरंत रिपोर्ट करेंगे। लड़की बस पोलाइटनेस में थैंक्स कहती है। वे कहते हैं कि उसके स्किल्स जो वह ढूंढ रही है उसे कैप्चर करने के लिए काफी हैं, लेकिन असिस्टेंट पूरी तरह अग्री नहीं लगती। दोनों एक साथ अपोलोजाइज करती हैं। लगता है वे इसलिए वरीड हैं क्योंकि वे 15 डेज से हंट कर रही हैं। असिस्टेंट का गोल 4th क्लास में एडवांस करना है, लेकिन इसके लिए उसे हॉर्न रैबिट का बॉस ढूंढना होगा। भले ही वह वीक मॉन्स्टर हो, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह छुपा रहता है। फिर भी वह प्रॉमिस करती है कि जैसे ही वह दिखेगा वह उसे इंस्टेंटली खत्म कर देगी। दोनों शैडो क्लोक्स एक्टिवेट करती हैं और डंजन के अंदर और गहराई में बढ़ जाती हैं। जून पूछती है कि क्या उसकी पार्टनर ने रूमर्स सुने हैं। वह बताती है कि टीम 3 का लीडर और टीम 2 का सपोर्ट सप्लाई वेयरहाउस में है, लेकिन गॉसिप आगे बढ़ाने से पहले ही दोनों अंधेरे में कुछ स्पॉट करती हैं। कोई शैडोज के बीच चल रहा होता है। एनी कहती है कि वह प्रिटेंड करने वाली थी कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन अब उसे भी दिख रहा है। टिसून सोचती है कि क्या लड़का अकेला आया है या अपने ग्रुप से अलग हो गया है। असिस्टेंट एडवेंचरर को ध्यान से देखती है। वह मान लेती है कि दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसके शरीर पर एक भी स्क्रैच नहीं है। इसलिए मिस्ट्री बनी रहती है कि वह अकेला क्यों है। एनी एक और ज्यादा सरप्राइजिंग चीज नोटिस करती है। लड़का रेंटल इक्विपमेंट पहने हुए है। वह बस एक रुकी है जो अकेले घूम रहा है। दोनों मान लेती हैं कि वह बेवकूफ है। ऐसे मॉन्स्टर को अकेले हंट करने के लिए कम से कम लेवल 35 होना चाहिए, लेकिन अगले ही पल वे अपनी बात निगल लेती हैं। एक ही ब्लो में चो यहाँ से रैबिट को गिरा देता है। हमारा हीरो कांप रहा होता है। उसे यह फीलिंग पसंद नहीं आती, लेकिन यह उसके फैमिली के लिए जरूरी है। और यह पहला नहीं था, वह पहले भी कई हंट कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई आइटम ड्रॉप नहीं हुआ। प्रोटैगनिस्ट फिर से स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करता है और पीछे से एक और रैबिट पर स्ट्राइक करता है, लेकिन फिर भी उसे यह फीलिंग अच्छी नहीं लगती। लड़कियां कंफ्यूज्ड हो जाती हैं। जून नोटिस करती है कि उसकी पार्टनर टेंस है। अन्ना गहरी सोच में चली जाती है। उसे 20 लेवल रूल याद आता है। जब कोई मॉन्स्टर अपने लेवल के पास होता है तो नॉर्मल एक्सपीरियंस और आइटम्स मिलते हैं, लेकिन अगर क्रीचर 20 लेवल्स नीचे हो तो कुछ भी नहीं मिलता, यानी एक भी आइटम न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से एनी को लगता है कि यह लड़के का यहाँ पहला टाइम है। जून पूछती है कि क्या वह उसे जानती है, लेकिन वह भी नहीं जानती कि वह कौन है। फिर भी फिलहाल वह बस उसे थोड़ा और वॉच करना चाहती है क्योंकि उसके पास करने को और कुछ नहीं है। ट्रॉय हनुंग सडन एम्बुश एक्टिवेट करता है और लगता है इस बार लड़का लकी हो जाता है। आखिरकार एक जेम ड्रॉप होता है। यह 5वां जेम होता है जो उसे मिला है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कभी नहीं सोचा था कि लेवलिंग अप इतना हार्ड होगा। इतने मॉन्स्टर्स हराने के बाद उसे लगा था कि वह लेवल अप कर चुका होगा। अगर वीडियो गेम्स की तरह एक्सपीरियंस बार होती तो आसान होता। हमारा हीरो उम्मीद करता है कि शायद एक और आर काफी होगा, लेकिन 5 आवर्स बाद भी वह उसी लेवल पर रहता है। कुछ तो गलत है। नॉर्मली एक व्यक्ति को लेवल अप होने में ज्यादा से ज्यादा 2 डेज लगते हैं। सच में हमारे हीरो को एहसास होता है कि कुछ सही नहीं है। जून कहती है कि एटमॉस्फेयर भारी लग रहा है। ट्रॉय कुनान बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। पिछले 10 डेज में उसने 100 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स कमाए थे, लेकिन पूरे एक दिन की हंटिंग के बाद उसे सिर्फ 100 पॉइंट्स मिले। इसके बावजूद वह ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करता है। एक रैबिट पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो एक ही स्ट्राइक में उसे खत्म कर देता है। क्रोय यहाँ से खड़ा होता है और नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाता है। रैबिट्स का एक ग्रुप उसकी तरफ आता है। हमारा हीरो अगले अटैक के लिए खुद को तैयार करता है और एक ही स्ट्राइक में वह सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ काट देता है। हमारा हीरो पहले से ही थका हुआ लग रहा है। तभी एक रैबिट उस पर कूदता है। एक सिंपल मूव में वह मॉन्स्टर को काटकर गिरा देता है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट को एक नया मैसेज मिलता है। 100 रैबिट्स को अकेले हराने पर उसे रैबिट हंटर का टाइटल मिल जाता है। चोई थोड़ी देर रुककर इस चेंज को एनालाइज करता है। जो टाइटल उसे मिला है वह अब उसके स्टेटस विंडो में दिखाई देता है। इसकी वजह से उसे 2 यूनिक एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, वाइटैलिटी में इंक्रीज और रेयर रैंक तक रैंक अप होने का चांस। यह टाइटल कॉमन है और थ्योरी में कोई भी इसे अर्न कर सकता है, लेकिन आमतौर पर लोग इससे पहले ही लेवल अप कर जाते हैं, इसलिए लगभग किसी को यह टाइटल नहीं मिलता। रेयर तक रैंक अप होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। एनी काफी मजा ले रही होती है। वह खुश है कि उसे एक बड़ा फिश मिल गया। असिस्टेंट ने अपनी आंखों से देखा कि उसने एक ही अटैक में रैबिट की थ्रोट काट दी। यह लक भी हो सकता था, लेकिन उसने उसे कई बार ऐसा करते देखा। जब वह सराउंडेड हुआ तब भी लड़के ने एक ही ब्लो में मॉन्स्टर्स को हरा दिया। वह सच में हमारे हीरो को रिक्रूट करना चाहती है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या उसे डंजन के अंदर और गहराई में जाना चाहिए, लेकिन तभी चोई हंसंग 2 लोगों को उसे बुलाते हुए सुनता है। हमारा हीरो 2 प्लेयर्स को देखता है
है जो कस्टम आउटफिट्स और हाई ग्रेड आर्मो पहने होते हैं। जून कहती है कि हीरो को टेंस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। उसे उन पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसने न कोई बैज देखा था और न ही उनकी प्रेजेंस फील की। जून एक्सप्लेन करती है कि उन्हें पोर्टल के अंदर प्रोटेक्ट करने का मिशन दिया गया था और वे बाहर जा रहे थे, और क्योंकि दोनों स्टेल्थ स्किल्स यूज कर रहे थे इसलिए उसने उन्हें सेंस नहीं किया। लेकिन हीरो ने तो उनकी सांस तक नहीं सुनी थी। अप्रोच करना तो दूर की बात है। लड़की कहती है कि वह इसलिए आई क्योंकि उसे लगा कि उसकी स्किल्स रैबिट्स हंट करने में वेस्ट हो रही हैं, लेकिन क्योंकि वह लेवल 1 है, प्रोटैगनिस्ट को डर लगता है कि कहीं पकड़ा न जाए। ट्रॉय हंसुंग पूछता है कि क्या उसे उन्हें कुछ दिखाना पड़ेगा। असिस्टेंट कहती है नहीं, वह बस क्यूरियस है क्योंकि वे स्यू गिल्ड से हैं। प्रोटैगनिस्ट यह नाम पहचान लेता है क्योंकि यह कोरिया की सबसे बड़ी गिल्ड्स में से एक है। वह कहती है कि वह उसे गिल्ड में एंटर कराने में मदद करेगी और उसे बस अपना स्टेटस विंडो दिखाना होगा। हमारा हीरो मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि उस पर लेवल अप न होने की पेनल्टी लगी हुई है कि हंसे को लगता है कि उसके जैसे स्टैट्स वाले प्लेयर को सस्पिशियस माना जाएगा और चाहे वह कितना भी हंट करे उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। हमारा हीरो कहता है कि उसका गिल्ड ज्वाइन करने का कोई इंटेंशन नहीं है और वह उसकी तरफ पीट करके चला जाता है। एनी उसे रोकने की कोशिश करती है। प्रोटैगनिस्ट उसकी रिएक्शन से थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है। लड़की क्यूरियोसिटी से पूछती है कि क्या उसे शिवा गिल्ड के बारे में पता नहीं है। वह कहता है कि उसे पता है। फिर वह पूछती है कि फिर भी वह ज्वाइन करने से मना क्यों कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि उसे किसी से बंध कर रहना पसंद नहीं है और अभी उसे गिल्ड की जरूरत नहीं है। वह यह भी पूछती है कि क्या वह पहले से किसी टीम में है, लेकिन वह बार बार मना करता है और कहता है कि वह अकेले रहना पसंद करता है। आखिरकार दोनों लड़कियां उसके आंसर से कन्विंस हो जाती हैं। हंसुंग उन्हें गुड बाय कहता है। फिर भी एनी उसे अपना कार्ड देती है ताकि वह माइंड चेंज करे तो कांटेक्ट कर सके। वह कार्ड ले लेता है और जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वह पूछती है कि क्या वे डंजन से साथ निकल सकते हैं क्योंकि इससे सबके लिए आसान होगा। लेकिन फिर से वह किसी भी कांटेक्ट से मना कर देता है। एनी को उसका बिहेवियर बहुत रूड लगता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि अभी वह ऐसा बिहेव कर रहा है लेकिन एक दिन उसे इसका रिग्रेट होगा। इससे पहले कुछ और हो, दोनों लड़कियां डंजन छोड़ने का फैसला करती। सर्फिस पर लौटकर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे और कोशिश रहना चाहिए, लेकिन तभी उसका ध्यान किसी चीज पर जाता है। वे अभी तक डंजन से निकले नहीं हैं। ट्रॉय हंसंग टैक्सी स्टैंड की तरफ जाता है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर पूछता है कि कहाँ जाना है। हमारा हीरो बस कहता है ड्राइव करो। ट्रॉय हंसंग फोन पर राउट चेक करता है और ड्राइवर से ब्लड फॉक्स डंजन ले चलने को कहता है। टैक्सी ड्राइवर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि वह इतने प्लेयर्स को ले जाता है कि उसे सारे राउट्स याद हैं, लेकिन हीरो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि नए डंजन में भी उसका स्टेटस शायद वही रहेगा। इस नए एरिया में भी सब कुछ काफी सिमिलर होता है। पार्टीज के लिए मेंबर्स ढूंढती भीड़, एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसा ही। पहले की तरह वह गेट की तरफ जाता है। क्लियरेंस के समय अटेंडेंट पूछता है कि उसकी पार्टी कहाँ है और चोई हन से फिर से कहता है कि वह अकेला है, और इसी तरह वह डंजन के अंदर एंटर करता है। अंदर एक फैंगटूथ फॉक्स होता है। प्लेयर्स का एक ग्रुप क्रीचर को सराउंड किए रहता है। ट्रॉय खानुंग बस ऑब्जर्व करता है। वह एक और चीज नोटिस करता है जो पिछले डंजन जैसी ही है। गार्ड्स को किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। हमारा हीरो इसका फायदा उठाता है और स्टेल्थ एक्टिवेट करता है। इसके साथ वह लोअर फ्लोर तक पहुंच जाता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी स्वॉर्ड निकालता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। उसे भरोसा है कि इस बार सब ठीक होगा। ह्यूमंस क्रीचर पर चार्ज करते हैं। हमारा हीरो देखता है कि उनमें से एक 180 पॉइंट्स देता है। वह जल्दी फाइट खत्म करने के लिए स्वॉर्ड स्विंग करता है। एक ही मूव में फॉक्सेस लाइफलेस हो जाते हैं। हमारा हीरो नोटिस करता है कि और फॉक्सेस आ रहे हैं। धीरे धीरे वह सराउंड होने लगता है। वह सोचता है कि क्या अब उसे फाइट सीरियसली लेनी पड़ेगी। 2 घंटे बाद उसे एहसास होता है कि काउंट 299 पहुंच चुका है। 13 फॉक्सेस हराने के बाद चोई हूं को फिर से पिछले जैसा एक नया टाइटल मिलता है। इस बार हीरो पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था। वह स्टेटस विंडो खोलता है। आखिर में उसका लेवल वही रहता है, लेकिन स्ट्रेंथ में +1 इंक्रीज होता है। लगता है हर टाइटल कुछ अलग देता है। इस समय हमारा हीरो फॉक्सेस के बड़े ग्रुप से घिरा होता है। किहानुंग अपने एक्सपेरिमेंट का सेकंड पार्ट शुरू करने के लिए रेडी हो जाता है। 7 आवर्स की फाइट के बाद हीरो विंडो खोलता है। उसने रेयर टाइटल अर्न किया होता है और उसे ब्लड फॉक्स प्रेडेटर नाम मिलता है। इस बार हीरो खुश होता है क्योंकि उसका रैंक इंक्रीज हुआ है।
स्ट्रेंथ में फिर से +1 मिलता है और उसे पता चलता है कि रेयर के ऊपर हेरोइक रैंक होता है। तो यानुंग थोड़ा रेस्ट करता है, लेकिन अगले दिन वापस आने का प्लान बनाता है। वह जेम्स को बैग में स्टोर करके निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे एक स्किल बुक मिलती है। यह स्किल बॉडी को हार्डन करती है, लेकिन वार्निंग आती है कि वह यह स्किल पहले से जानता है, इसलिए बुक खरीदी नहीं जा सकती। प्रोटैगनिस्ट डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर वह यूजुअल की तरह एब्सर्ड प्राइस पर उसे सेल के लिए लिस्ट कर देता है और एक दूसरी बुक खरीद लेता है। आखिरकार हीरो सरफेस पर लौट आता है। डंजियन रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि जो भी आइटम्स मिले हैं बास्केट में रखे। हीरो स्किल बुक और बैग रख देता है। इसके बाद मैन उसे इंस्पेक्ट करता है और मैजिक स्टोन्स की संख्या देखकर शॉक हो जाता है। रेयर स्किल बुक देखकर वह और भी इम्प्रेस्ड हो जाता है। हीरो पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। बेस पर मैजिक स्टोन्स स्कैन किए जाते हैं। टोटल वैल्यू 39,000 री के बराबर निकलती है और बुक्स बिकने के बाद कंपनी उससे कॉन्टैक्ट करेगी। सैटिस्फाइड होकर प्रोटैगनिस्ट निकल जाता है। इस पेस पर वह एस्टिमेट करता है कि वह कम से कम रोज 1 मिलियन कमा सकता है। प्लेयर होना सच में अच्छा है। अगले दिन प्रोटैगनिस्ट खाने के लिए ब्रेक लेता है। वह सोचता है कि क्या डंजियन के पास रूम रेंट करना बेहतर होगा, क्योंकि उसका घर बहुत दूर है। सबसे जरूरी बात यह है कि आज वह अपना टाइटल लेवल अप करेगा। केव के अंदर एक और फॉक्स उसी तरह मारा जाता है, बिना किसी डिफिकल्टी के। हीरो क्रीचर को हरा देता है। इसके साथ ही 5000 फॉक्सेस को अकेले हराने पर वह हेरोइक अचीवमेंट अनलॉक कर लेता है। एक नया मैसेज आता है कि वह पहला इंसान है जिसने हेरोइक रैंक टाइटल अर्न किया है। प्रोटैगनिस्ट को उम्मीद नहीं थी कि वह पहला होगा, भले ही उसे लगे कि उसने चीट किया है, लेकिन किसी तरह यह भी एक अच्छी बात ही है। स्टेटस विंडो में यह दिखता है कि उसके पॉइंट्स सीधे बढ़कर कुल 100 हो जाते हैं और सभी एट्रीब्यूट्स कम से कम +20 से बढ़ जाते हैं। ट्रॉय कुनान एक नई बात भी डिस्कवर करता है कि किसी टाइटल को लेजेंडरी तक रैंक अप करना पॉसिबल है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या यह कोशिश करने लायक है, लेकिन आज नहीं, क्योंकि अभी वह थका हुआ है और कल वापस आने का वादा करता है। 10 दिन बाद हमारा हीरो एक होटल किराए पर ले चुका होता है और थोड़ा खाना भी खा रहा होता है। डंजियन के अंदर वह फॉक्सेस के एक और ग्रुप को हरा देता है। इसके साथ एक नया अचीवमेंट अनलॉक हो जाता है। आखिरकार लेजेंडरी रैंक हासिल हो जाता है। ट्रॉय कुमसुम थकावट से गिर पड़ता है। स्क्रीन पर एक और बड़ा लीप दिखाई देता है। हर एट्रीब्यूट 40 पॉइंट्स से बढ़ जाता है। हमारा हीरो अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाता है। वह खुद से बहुत संतुष्ट है, लेकिन सिर्फ कंफर्म करने के लिए देखता है कि यही टाइटल की मैक्सिमम लिमिट है। दुर्भाग्य से, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट और भी ज्यादा चाहता था, खान ज्यादा चिंता किए बिना निकलने की तैयारी करता है, क्योंकि और भी जगह हैं जहां वह यही काम कर सकता है। रैबिट डंजन में वापस चिहानुंग मॉन्स्टर्स के एक ग्रुप से लड़ रहा होता है। उनमें से एक पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो अपनी तलवार के हिल्ट से उसे धक्का देता है और इतना ही उसे दीवार से टकराने के लिए काफी होता है। लगता है प्रोटैगनिस्ट उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां वह इन क्रीचर्स को अपने नंगे हाथों से भी हरा सकता है, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। होटल में शाय कंसो को एक मैसेज मिलता है कि जो आइटम्स उसने लिस्ट किए थे वे बिक चुके हैं, लेकिन पेमेंट उसे खुद जाकर लेनी होगी। प्रोटैगनिस्ट ऑक्शन हाउस जाने का फैसला करता है। रिसेप्शनिस्ट हमारे हीरो से कहता है कि साइन करने से पहले सभी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर ले। तभी उसे यह चौंकाने वाली बात पता चलती है कि ऑक्शन हाउस हर आइटम पर 42% फी लेता है। हमारा हीरो खुद भी इस पर यकीन नहीं कर पाता, इसलिए वह उनके थ्रू अपनी बुक्स बेचना बंद करने का फैसला करता है। हमारा हीरो जानता है कि उसे स्मार्ट तरीके से हंट करना होगा, क्योंकि वह सिर्फ मैजिक स्टोन्स से ही 10 मिलियन कमा चुका है और यह अमाउंट 1 बिलियन तक बढ़ाना भी इम्पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी ऑनलाइन सेल्स अच्छी चल रही है। अगर वह इसी पेस पर चलता रहा तो वह अपनी एलिक्सर उम्मीद से जल्दी खरीद पाएगा। सड़क पर चलते हुए चोई हंसा अपनी अपीयरेंस पर ध्यान देता है। उसके पिता के कोलैप्स होने के बाद से उसने एक भी नया कपड़ा नहीं खरीदा था। प्रोटैगनिस्ट और उसका परिवार इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन आज यह बदलने वाला है। एक फैक्ट्री में एक ग्रुप पार्ट्स असेंबल करने का काम कर रहा होता है। शाम 7 बजे शिफ्ट खत्म होती है। लीडर सभी को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद देता है। कुछ वर्कर्स एक महिला को गुड बाय कहते हैं जो अकेले निकल जाती है। चोहू अपनी माँ को आवाज देता है। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। जब वह उसे गले लगाता है तो हीरो को एहसास होता है कि वह कितनी दुबली हो गई है। उसकी माँ आने का कारण पूछती है। वह कहता है कि वह बस उसे देखने आया है। यह सुनकर वह खुश हो जाती है। हर माँ की तरह वह पूछती है कि क्या उसके बेटे ने डिनर किया है, लेकिन वह कहता है नहीं, क्योंकि वह उसके साथ खाना चाहता है। लेकिन वह कहती है कि वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसे रेस्टोरेंट में अपनी सेकंड जॉब पर जाना है। वह अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ में रख देती है और कहती है कि वह अपने लिए कुछ
खाने को खरीद ले। चोईहू जानता है कि उसने भी खाना नहीं खाया है, इसलिए वह चाहता है कि वह उसके साथ चले, लेकिन वह कहती है कि वह रेस्टोरेंट में काम करते समय ही खा लेती है। हमारा हीरो उसकी मदद करने की भी ऑफर देता है, लेकिन उसकी मां मना कर देती है। प्रोटैगनिस्ट सच बताने का फैसला करता है। आखिरकार वह उसे बताता है कि वह अवेकेंड हो चुका है। उसकी मां बहुत शॉक हो जाती है और उससे दोबारा वही बात कहने को कहती है। ट्रॉय उसे अपना हीरो लाइसेंस दिखाता है और कहता है कि वह प्लेयर बन चुका है, इसलिए अब उसे रेस्टोरेंट में काम करने की जरूरत नहीं है। वह सबसे पहले कहती है कि यह खतरनाक है। हमारा हीरो कहता है कि वह सावधान रहता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अब उसे वहां काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि प्लेयर होना इनकम की गारंटी नहीं है और उसने सुना है कि शुरुआत में कमाई से ज्यादा खर्च होता है। ट्रॉय कंसुम उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन उसे दिखाता है कि उसने कितना कमाया है। वह डॉक्यूमेंट खोलती है और देखती है कि उसके बेटे ने 1 बिलियन येन कमाए हैं। उस पैसे से वह चाहता है कि वह काम छोड़ दे, हॉस्पिटल के बिल्स चुका दे और अब वे थोड़ा आराम से रह सकें। वह तुरंत रोने लगती है। शाय खान उससे रुकने को कहता है, क्योंकि उसके माता पिता ने पूरी जिंदगी उसकी देखभाल की है और अब उनकी आराम करने की बारी है। उसकी मां सिर्फ धन्यवाद कह पाती है। बाद में वह अपने बेटे को रेस्टोरेंट के स्टाफ से मिलवाती है और वह भी बर्तन धोने में मदद करता है, जिससे उस रात सभी का काम जल्दी खत्म हो जाता है। शाम के अंत में वे गुड बाय कहते हैं और साथ घर लौटते हैं। उसकी बहन मां का घर स्वागत करती है, लेकिन चो हंसो उसे देखकर खुश होकर जवाब देता है। लड़की समझ नहीं पाती कि वह अचानक क्यों आ गया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट वादा करता है कि इसके पीछे अच्छा कारण है। तीनों लिविंग रूम के फर्श पर साथ बैठते हैं। हमारा हीरो कहता है कि वह अवेकेंड हो चुका है और इसके साथ उसने अच्छी खासी कमाई भी की है। उसकी बहन देखती है कि अर्निंग्स दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं और आखिरकार 1 बिलियन तक पहुंच जाती हैं। वह जो देख रही है उस पर मुश्किल से यकीन कर पाती है। ट्रॉय कुनसुम वादा करता है कि अब से उन्हें इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसकी बहन अपने आंसू नहीं रोक पाती और मान लेती है कि हाल ही में हालात बहुत मुश्किल थे। उस दिन ट्रॉय कुंग चेहरे पर मुस्कान लेकर सो जाता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह बाहर जा रहा है और उसकी मां पूछती है कि वह कब लौटेगा। वह कहता है कि वह तभी लौटेगा जब वह अपनी जॉब छोड़ देगी। उसकी मां उसे उन साधारण कपड़ों में बाहर जाते देखकर चिंता करती है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि वह डंजियन के पास इक्विपमेंट ले सकता है। इसके साथ वह गुड बाय कहता है और अगले मिशन के लिए निकल जाता है। प्रोटैगनिस्ट की मां अपने बेटे को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल्स सीधे वॉइसमेल में चली जाती हैं। वह उम्मीद करती है कि उसे कुछ हुआ न हो। तभी क्रोय कंसुम दौड़ता हुआ दिखाई देता है और बताता है कि ट्रैफिक बहुत था, इसलिए वह पैदल आ गया। उसकी मां चिंता के कारण उसके सिर पर हल्की थपकी देती है। हॉस्पिटल के कमरे में उसका पिता लेटा होता है। उसे उस हालत में देखकर चोई कंसो उसे ठीक करने की कसम खाता है। 10 दिन बाद प्रोटैगनिस्ट 10,000 रैबिट्स का शिकार करने पर लेजेंडरी टाइटल हासिल कर लेता है। अपनी घड़ी पर देखकर वह जानता है कि अभी समय है और उसके पास हंट करने के लिए कुछ घंटे बचे हैं। टैक्सी उसे अगले डंजन पर छोड़ देती है, लेकिन बाकी जगहों के उलट यहाँ कोई नहीं होता। साइन पर लिखा होता है कि यह वैम्पायर बैट डंजन है जो लेवल्स 10 से 15 के बीच वालों के लिए रिकमेंडेड है। हमारा हीरो सुन चुका था कि उनका साइज नॉर्मल होता है और वे सिर्फ फ्लॉक्स में मूव करते हैं। आमतौर पर बिना फुल पार्टी के उनका शिकार करना मुश्किल होता है। चोई कंसुंग स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करके पोर्टल पार करता है और पास में बातें कर रहे गार्ड्स को उसके गुजरने का पता तक नहीं चलता। हमारा हीरो इस सिचुएशन को अजीब मानता है, लेकिन वह हंट शुरू करने के लिए तैयार है। इसके बाद वह बैट्स को अटैक करने के लिए ल्यूर करने के लिए अपने चारों ओर शील्ड एक्टिवेट करता है। वह अपनी उंगली चुभोता है। जैसे ही वे सेंट पकड़ते हैं, क्रीचर्स चार्ज कर देते हैं। प्रोटैगनिस्ट को लगता है जैसे अंधेरा खुद उसकी ओर दौड़ रहा हो। शैडो और विंग्स का एक काला समूह एक साथ मूव करता है और हमारे हीरो को ढक लेता है। शील्ड के अंदर वह फायरबॉल स्पेल एक्टिवेट करता है। रोशनी बैट्स को बैरियर तोड़ने की बेताबी से कोशिश करते दिखाती है, लेकिन कमजोर फ्लेम यह भी दिखाती है कि हमारा हीरो एक साथ 2 स्किल्स इस्तेमाल करने में स्ट्रगल कर रहा है। वह फ्लेम को और मजबूत करने पर ध्यान लगाता है। इतने छोटे क्रीचर्स वाला डंजन काफी परेशानी पैदा कर रहा है। आखिर में यही वह इस सिचुएशन में अपनी फायर मैजिक से सबसे बेहतर कर सकता है। फायरबॉल बैरियर से होकर गुजरता है और केव में एक्सप्लोजन ट्रिगर करता है।
इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है कि सारे बैट्स एक साथ खत्म हो जाते हैं, बैरियर में दरार आ जाती है और कैस्टर ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की, लेकिन सेलिब्रेट करने से पहले ही बैट्स की एक नई वेव उड़ती हुई उसकी ओर आ जाती है। ट्रॉय हुनम पहले से ही एक और फायर स्पेल तैयार कर रहा होता है। बैट्स पूरी स्पीड से उसकी ओर चार्ज करते हैं और वह फायरबॉल उनकी ओर फेंक देता है। इसके तुरंत बाद उसे एक नए अचीवमेंट की नोटिफिकेशन मिलती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह आज ही लेजेंडरी भी हासिल कर सकता है। उससे भी ज्यादा जरूरी यह जानना है कि हमारा हीरो कितने मैजिक स्टोन्स इकट्ठा कर सकता है। अंधेरे में प्रोटैगनिस्ट को कुछ अजीब दिखाई देता है। गहरी परछाइयों के बीच एक तलवार पड़ी होती है जो बैट के आकार जैसी होती है। इसकी उम्मीद प्रोटैगनिस्ट को भी नहीं थी। लगता है उन सभी बैट्स की मना मिलकर इस वेपन का रूप बन गई है। ट्रॉय हनुम जमीन से तलवार उठाता है और उसे एक मैसेज मिलता है कि इस वेपन में एक पैसिव एबिलिटी है जो तलवार के एनिमी की एनर्जी अब्सॉर्ब करने पर यूजर की हेल्थ रिस्टोर करती है। प्रोटैगनिस्ट को यह इफेक्ट काफी पसंद आता है, लेकिन उसके लिए सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ऐसी एक से ज्यादा ब्लेड्स हासिल करना पॉसिबल है। हमारा हीरो यह डिस्कवर करता है कि भले ही मॉन्स्टर्स वीक हों, लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे मर जाए तो उनकी मना मिलकर एक रेयर आइटम बना सकती है। तो सोचिए, अगर एक साथ कई रेयर मॉन्स्टर्स मारे जाए तो क्या होगा। एक हफ्ते बाद हमारा हीरो समझता है कि यह इतना आसान नहीं है। जमीन पर सिर्फ यूजुअल जेम्स ही गिरते हैं। ब्लेड के बाद मना सिर्फ एक बार और फ्यूज हुई और वह आइटम उसकी बैग में है। एक काली क्लोक जिसकी ड्यूरेबिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन वह सिर्फ नाम से ही रेयर है। प्रोटैगनिस्ट इस हंट को रोकने का फैसला करता है क्योंकि बेहतर है किसी और डंजन में जाकर दूसरे टाइटल्स कलेक्ट किए जाए। कुछ दिन बाद उसकी माँ पूछती है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि वे घर खरीदने में काफी पैसा खर्च कर रहे, लेकिन हमारा हीरो वादा करता है कि वह हद से ज्यादा नहीं करेगा। जब कस्टमर्स अंदर आते हैं तो अटेंडेंट उनका स्वागत करता है। चोई कुंग कहता है कि उनकी फोन पर बात हुई थी। अटेंडेंट को याद आता है कि वह 1000 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी माँ को यह जरूरत से ज्यादा लगता है। फिर भी प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह सबको अपना अपना रूम देना चाहता है। एक हफ्ते बाद उसकी बहन अपार्टमेंट को देखकर हैरान रह जाती। यह पहली बार है जब वह नया घर देखती है और वह बहुत एक्साइटेड हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट वादा करता है कि अगला घर इससे भी बड़ा होगा, लेकिन उसके लिए यह पहले से ही परफेक्ट है। उनकी माँ नए घर में पहला खाना बनाती है। उसकी बहन कहती है कि उन्हें नेबर्स को वेलकम राइस केक्स देनी चाहिए और उसकी माँ को यह आइडिया अच्छा लगता है। ट्रॉय कुनसुंग इस पल को देखकर बहुत अच्छा महसूस करता है, लेकिन वह चाहता है कि अगली बार उसके पिता भी यहाँ हों और वह यह जरूर सुनिश्चित करेगा। अब यह क्रिम्सन रैट डंजन है जो लेवल 6 से 10 के प्लेयर्स के लिए है। रैट्स हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कूदकर उनके स्ट्राइक से बच जाता है। हवा में हमारा हीरो इस सीन को थोड़ा मजेदार मानता है। फिर वह केज की दीवारों से खुद को धक्का देता है। ये रैट्स उसकी उम्मीद से ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन एक ही मूव में उनमें से 2 गिर जाते हैं। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुका होता है। वह फायरबॉल समन करता है और कुछ और टाइटल्स कमाने के लिए तैयार होता है। एक बार फिर एग्जिट पर उसकी बैग डायमंड से भरी होती है। इंस्पेक्शन का जिम्मा संभालने वाला व्यक्ति जो देखता है उस पर मुश्किल से यकीन कर पाता है। ट्रॉय कंसो मुस्कुराते हुए उसे गुड बाय कह देता है, लेकिन जाने से पहले एक आवाज उसका नाम पुकारती है। महिला कहती है कि वे पहले मिल चुके हैं, लेकिन इस बार वह सही से अपना परिचय देना चाहती है। उसका नाम ली शुरी है और वह सिवून गिल्ड की टीम 1 की असिस्टेंट है। वह कुछ देर बात करने के लिए कहती है। एक हफ्ता पहले मैनेजर यह जानने के लिए परेशान था कि आखिर कौन उसे इतना सिरदर्द दे रहा है। ली कहती है कि उसे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। गिल्ड मास्टर ने चोई हंसंग का प्रोफाइल रिव्यू किया था और उसका अंदाजा है कि प्रोटैगनिस्ट मैजिक स्टोन्स बेचकर पहले ही अमीर बन चुका होगा, लेकिन लड़की को नहीं लगता कि इसका मतलब यह है कि प्रोटैगनिस्ट के पास कोई यूनिक एबिलिटी है। फिर भी गिल्ड मास्टर को चांसेस काफी ज्यादा लगते हैं और इसी वजह से वह इस लड़के को अपनी टीम में चाहता है। ली भी इससे सहमत होती है और एक नेगोशिएशन स्पेशलिस्ट लगाने की बात होती है, लेकिन पहले वह खुद लड़के को मनाने की कोशिश कर सकती है क्योंकि वही उसे ढूंढ कर लाई थी। जाने से पहले गिल्ड लीडर एक आखिरी सवाल पूछता है कि क्या ली ने यह जानकारी गिल्ड में किसी और को लीक की है। लड़की मना कर देती है और कहती है कि उसने अपने फ्रेंड को भी चुप रहने को कहा था। इस पर वह अपनी असिस्टेंट की बात पर भरोसा कर लेता है। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि उसे कैसे ढूंढ लिया गया। तभी उसे वह कॉन्टैक्ट कार्ड याद आती है जो उसे मिली थी और यह बात उसे इरिटेट कर देती है।
हमारा हीरो तुरंत महिला से सवाल करने लगता है कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढा और उसका नाम कैसे पता चला, क्योंकि लड़के को शक होता है कि वे उसके बैकग्राउंड की भी जांच कर रहे हैं। इसी इशारे पर नेगोशिएशन स्पेशलिस्ट अपना परिचय देता है और शांति से बात करने की बात करता है, लेकिन चोई हुनैन उसे नजरअंदाज कर देता है और वहां से चला जाता है। वह आदमी हार मानने वाला नहीं लगता और पूछता है कि क्या वह हमारे हीरो के घर आ सकता है। ये शब्द प्रोटैगनिस्ट को चौंका देते हैं। वह आदमी कहता है कि उसने सम्मान के तौर पर बाहर इंतजार किया था। उसका नाम गो जिनसेन है और वह सेवान गिल्ड का रिक्रूटमेंट मैनेजर है। चोईहू पूछता है कि वे क्या चाहते हैं। गो कहता है कि जाहिर है वे उसे रिक्रूट करना चाहते हैं। हमारा हीरो साफ कह देता है कि उसे किसी गिल्ड में शामिल होने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और रिक्रूटर यह बात जानता भी है, इसलिए वह माफी मांगता है अगर वह ज्यादा दबाव डाल रहा हो, लेकिन समझाता है कि ज्यादातर गिल्ड्स किसी को रिक्रूट करते समय इससे कहीं ज्यादा जिद्दी और कम शिष्ट होते हैं। फिर भी उसकी बातों का प्रोटैगनिस्ट पर कोई असर नहीं होता। ऊपर से वह बहुत तेज बोलता है, इसलिए ट्रॉय हंसे उसे बीच में ही रोक देता है। हमारा हीरो पूछता है कि साइनिंग बोनस कितना होगा और एनुअल सैलरी क्या मिलेगी। गो कहता है कि यह व्यक्ति के लेवल और एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करता है। उसी पल प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वे अपने पत्ते खोल रहे हैं, लेकिन रिक्रूटर वादा करता है कि कम से कम 100 मिलियन का साइनिंग बोनस और 10 मिलियन की एनुअल सैलरी वह जरूर दिलाएगा। प्रोटैगनिस्ट हैरान हो जाता है। भले ही वे उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हों, फिर भी ऑफर काफी बड़ी है। शायद वे उसे मेन प्लेयर बनाना चाहते हैं, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ने कभी किसी रुकी को इतना पैसा ऑफर होते नहीं सुना, सिवाय देश की एकमात्र बफ किमहाना के, जिसने पहले ही दुनिया के सामने खुद को साबित कर दिया था, जो चो हंसे के मामले में नहीं हुआ है। हमारे हीरो के पास अपनी यूनिक बाय एंड सेल एबिलिटी जरूर है, लेकिन वे यह बात नहीं जानते। जब उसे प्लेयर कार्ड मिला था तब उसने सिर्फ अपना लेवल ही रिवील किया था। तभी प्रोटैगनिस्ट को असली वजह समझ में आती है। हैंसन पूछता है कि क्या यह सब मैजिक स्टोन्स की वजह से है। रिक्रूटर कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। बस एक पल के लिए ही सही, लेकिन ली की रिएक्शन साफ दिखाई देती है और इससे पता चलता है कि रिक्रूटर सच में नहीं जानता, जबकि वह इसे छिपाने की कोशिश में नाकाम रहती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा गिल्ड सिर्फ मैजिक स्टोन्स के लिए किसी के पीछे पड़े। वे शायद पहले ही शक कर चुके हैं कि प्रोटैगनिस्ट के पास कोई यूनिक एबिलिटी है। रिक्रूटर उससे पूछता है कि वह क्या सोच रहा है, क्योंकि आखिरकार उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ट्रॉय हंसन कहता है कि अपना स्टेटस विंडो दिखाने से उसे कोई फायदा नहीं है और यह भी जोड़ता है कि गो ने अभी तक कोई ठोस प्रॉमिस नहीं की है। रिक्रूटर कहता है कि स्टेटस देखने के बाद वह सब कुछ प्रॉमिस कर देगा। टॉयकुंग कहता है कि उसे 100 मिलियन बोनस पहले चाहिए और उसके बाद वह जो चाहे दिखा देगा और गिल्ड ज्वाइन कर लेगा। एक बार फिर रिक्रूटर जोर देता है कि पहले स्टेटस विंडो दिखाना होगा। इसके साथ ही प्रोटैगनिस्ट बातचीत खत्म कर देता है। ट्रॉय हंसुम को पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। लगता है उसे जेम्स के मामले में और सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वह इतना ध्यान खींच चुका है कि उसकी जांच होने लगी है। उसी समय हीरो को एक अननोन नंबर से कॉल आती है और एक बार फिर वही रिक्रूटर होता है जिससे वह अभी बात कर रहा था। कोदी हंस तुरंत कॉल काट देता है क्योंकि उसका धैर्य अब जवाब दे रहा होता है। बाद में घर पर फिर से एक नया मैसेज आता है। वह हमारे हीरो से गिल्ड ज्वाइन करने की बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सब्र खत्म होने पर प्रोटैगनिस्ट अपना फोन उठाता है और उस कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर देता है। एक बार फिर ट्रॉय शिकार पर निकलता है। बाद में डंजन एग्जिट पर कोई उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। एक दूसरे डंजन में क्रीचर्स नीले लिजर्ड्स होते हैं, लेकिन यह मॉन्स्टर्स का ग्रुप आसानी से हार जाता है। प्रोटैगनिस्ट पहले से ही काफी थका हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से सब चल रहा है, जल्दी ही वह एलिक्सर खरीद पाएगा। अगला डंजन रेड मेन वुल्व्स का घर है, जो लेवल 15 से 20 के लिए रिकमेंड किया गया है। यह एरिया पिछले वाले से अलग है और यहाँ भीड़ है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। जायंट वुल्व्स पर एडवेंचरर्स की एक पार्टी हमला कर रही है। पास जाकर हीरो को यकीन हो जाता है कि ये क्रीचर्स उन लिजर्ड से ज्यादा ताकतवर हैं जिनसे वह पहले लड़ा था, लेकिन फिर भी ये एक ही हिट में गिर जाएंगे। हीरो को लगता है कि अपने करंट स्टैट्स के साथ वह लेवल 50 मॉन्स्टर्स को भी हरा सकता है। आज उसका लक्ष्य वुल्फ हंटर टाइटल हासिल करना है। डंजन के अंदर गहराई में एक सिक्योरिटी बैज खून से सना हुआ है। शैडोज से साफ दिखता है कि एक आदमी को जिंदा खाया जा रहा है। उसका लेवल 71 पार्टनर जो देख रहा है उस पर यकीन नहीं कर पा रहा। उसके सामने जो क्रीचर है वह 2 सिर वाला कुत्ता है। प्लेयर अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन 1 सेकंड में ही उसका हाथ कट जाता है। क्रीचर इतनी तेजी से हिलता है कि उसे समझ ही
ही नहीं आता क्या हुआ। जान बचाने के लिए वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही अटैक में उसकी जान चली जाती है। प्रोटैगनिस्ट को लोगों को ढूंढने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। शाई कीमोंग समझता है कि पॉपुलर डंजन होने की वजह से यहाँ काफी भीड़ होगी। हीरो को यह बहुत चिंता की बात लगती है। ये पोर्टल्स 10 साल पहले दिखाई देने लगे थे और हेरोइक डंजन की खोज के बाद भी हर साल नए प्लेयर्स अवेकन होते रहते हैं, इसलिए नए डंजन सामने आते रहते हैं। एक वुल्फ छलांग लगाकर हमला करता है, लेकिन चो हंसे हवा में ही उसका सिर काट देता है। जमीन पर उतरने से पहले ही एक ग्रुप उसका इंतजार कर रहा होता है। वह तुरंत फायरबॉल तैयार करता है और एक ही वार में सबको उड़ा देता है। एक और ग्रुप हमला करने को तैयार हो रहा होता है। हीरो अपनी शील्ड उठाता है, लेकिन फिर वह हाउंड को मुक्का मारता है और ब्लेड से कॉम्बो अटैक करता है। इसके तुरंत बाद हीरो मैजिक मिसाइल अटैक तैयार करता है, जो एक वुल्फ को तुरंत उड़ा देता है। पैक और प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे को घूरते हैं और प्रोटैगनिस्ट उन्हें ललकारता है कि सामने आओ। बिना डरे वुल्व्स दौड़ते हैं और प्रोटैगनिस्ट उनके ऊपर से छलांग लगा देता है। आखिर में ट्रोइक्सॉन लड़ाई जल्दी खत्म कर देता है और अपना पहला टाइटल हासिल कर लेता है। हीरो को अपनी ब्लेड की एबिलिटी बहुत काम की लगती है। लगता है यह एरिया पहले ही क्लियर हो चुका है, इसलिए चो हुनैन आगे बढ़ने का फैसला करता है। एक छोटा ग्रुप कुछ मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। क्रो हुनैन उन्हें नजरअंदाज करता है, लेकिन फिर उसे एक और ग्रुप लड़ते हुए दिखता है। ज्यादा भीड़ होने की वजह से हीरो किसी और डंजन में जाने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले उसे एक बेबस चीख सुनाई देती है। जब प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि 2 प्लेयर्स एक साथ मर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट की नजर उस जायंट क्रीचर से मिलती है। एक फीमेल प्लेयर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह मक्खी की तरह कुचल दी जाती है। लड़की का एक टुकड़ा हवा में उड़कर प्रोटैगनिस्ट के पैरों के पास गिरता है। यह देखकर क्रोय हंसे को उल्टी जैसा महसूस होता है। 3 सिर वाला कुत्ता पूरी प्लेयर पार्टी को खत्म कर चुका है। पहली बार उस मैसिव हाउंड का सामना करते हुए हीरो तनाव में आ जाता है। तेज हरकत के साथ कुत्ता उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट आसानी से बच जाता है। पहली बार ट्रोइकुंग को लगता है कि उसकी जान सच में खतरे में है। प्रोटैगनिस्ट एक चट्टान के पीछे छिपता है, लेकिन पैंथर ठीक उसी जगह हमला करता है। शाई कुंग को उम्मीद नहीं थी कि उसकी स्टेल्थ फेल हो जाएगी। वह छलांग लगाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन हमला हल्का सा छूता है और उसकी आर्मर पूरी तरह टूट जाती है। अब प्रोटैगनिस्ट के पास सिर्फ उसकी शर्ट और क्लोक बचती है। जायंट पैंथर फिर से हमला करता है और हीरो छलांग लगाकर अपनी शील्ड उसके नाक पर मारता है, जिससे मॉन्स्टर कुछ पल के लिए स्टन हो जाता है, लेकिन यह ज्यादा असरदार नहीं होता। चोई हन से अपना बैग जमीन पर फेंक देता है और एक साथ 3 फायर अटैक तैयार करता है। इस बार मॉन्स्टर को दर्द महसूस होता है। चोई कंसुंग अपना सामान उठाकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी मैजिक उम्मीद जितना डैमेज नहीं कर पाई। यह मॉन्स्टर सच में बहुत मजबूत है। यह डंजियन लेवल 20 प्लेयर्स के लिए बना है। प्रोटैगनिस्ट 2 और फायरबॉल फेंकता है और एक साथ 2 सिरों पर लगते हैं, लेकिन अगर वह ऐसा करता रहा तो उसकी मना जल्दी खत्म हो जाएगी। ध्यान भटकने के बावजूद प्रोटैगनिस्ट पीछे से एक हिट खा लेता है, लेकिन किस्मत से चोई कुंग बच जाता है। उसकी क्लोक रेंटेड इक्विपमेंट से कहीं ज्यादा ड्यूरेबल है। कुत्ता उसे पटकने की कोशिश करता है, लेकिन बेकार जाता है। हीरो को डर है कि इतनी तेज रफ्तार में उसकी सांस खत्म हो जाएगी। वह जल्दी से अपना परचेस सिस्टम खोलता है और डेक्सटेरिटी बढ़ाने वाला जेम ढूंढता है। भागते हुए ही वह जेम खा लेता है। 20 मिनट बाद वह काफी कंज्यूम कर चुका होता है और उसके टोटल स्टैट्स 849 तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वह फायरबॉल फेंकता है और ब्लास्ट से कुत्ते का आधा चेहरा जल जाता है। पहले अटैक पर वह बच जाता है और दूसरे पर पैंथर अपने पंजे से ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर घायल हो जाता है। इस रफ्तार से प्रोटैगनिस्ट जल्दी जीत सकता है, लेकिन जायंट पैंथर तेजी से रिजनरेट करने लगता है। अब साफ है कि सिर्फ फायरबॉल्स काफी नहीं होंगी। शायद यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है। हीरो को पता चलता है कि मॉन्स्टर फायर से कमजोर है, लेकिन उसे इससे ज्यादा ताकतवर चीज चाहिए। भागते समय जायंट हाउंड उसका पीछा करता रहता है। हीरो को एक स्किल मिलती है जिसे वह खरीद सकता है, लेकिन वह महंगी है और उसे अपनी हेल्थ की चिंता है। फिर भी अभी उसे जिंदा रहना है। चोई हू मुड़कर लड़ने के लिए तैयार होता है और अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। जायंट पूरी ताकत से उस पर झपटता है। चोई हू फायर स्पीयर तैयार करता है और हिट लगाने की कोशिश करता है। यह नई फ्लेम एबिलिटी है। किस्मत से अटैक मॉन्स्टर के चेहरे पर ही फटता है। हीरो खुश होता है कि यह काम कर गया। एक सिर फट जाता है और अब सिर्फ 2 बचे हैं, लेकिन दूसरा अटैक पूरी तरह मिस हो जाता है। चोई कनुंग ध्यान नहीं खोता और बीस्ट को चुनौती देता है कि इस लड़ाई में कौन बचेगा। पहला स्पीयर चूक जाता है, लेकिन दूसरा सीधे लगकर पैंथर का एक सिर उड़ा देता है। प्रोटैगनिस्ट फिर से खुश होता है,
लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। वह अपना स्टेटस विंडो खोलता है और देखता है कि उसकी मना खत्म हो चुकी है। अब उसका लक्ष्य एनर्जी वापस आने तक जिंदा रहना है। दूसरी तरफ एक लड़की डर के मारे चीख रही है। सारे प्लेयर्स डंजन खाली कर रहे हैं और सिर्फ गार्ड्स पीछे रह गए हैं। वे जो देख रहे हैं वह मॉन्स्टर द्वारा छोड़ा गया भयानक मंजर है। उनमें से एक कहता है कि उसे एक फुटप्रिंट मिला है और साइज देखकर आरपी मानता है कि क्रीचर नॉर्मल नहीं है। लड़की सोचने लगती है कि क्या सच में इसके पीछे जाना सही होगा। एक प्लेयर को इंतजार करना पसंद नहीं है, खासकर जब बाहर के गार्ड्स जवाब नहीं दे रहे, जिसका मतलब है कि शायद वे भी इस क्रीचर का शिकार बन चुके हैं। भरोसा कम होने के बावजूद ग्रुप लीडर जांच करने का फैसला करता है। एक प्लेयर आगे जाने से मना कर देता है क्योंकि वह अपनी नौकरी के लिए मरना नहीं चाहता, लेकिन लीडर कहता है कि उसे डर है कि और लोग खतरे में हो सकते हैं। फिर भी वह प्लेयर किसी और की परवाह नहीं करता और बहस तेज हो जाती है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों को अलग करना पड़ता है। एक प्लेयर उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि यह समय सही नहीं है। लड़ाई के दौरान शाय कुमसुम की मना इतनी तेजी से रिकवर नहीं हो रही और मॉन्स्टर थकने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से उसके सिर फिर से रिजनरेट होने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट को मॉन्स्टर के पूरी तरह रिकवर होने से पहले लड़ाई खत्म करनी होगी। हीरो एक और स्पीयर तैयार करता है, लेकिन अगर यह चूक गया तो सब खत्म है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर ट्रॉय हंस से अपना वेपन गिराने का फैसला करता है। इस लड़ाई को और लंबा खींचना उसके लिए ठीक नहीं है। प्रोटैगनिस्ट फायर स्पीयर को कसकर पकड़ता है। अब हिसाब चुकता करने का समय है। हीरो को लगता है कि वह कुछ पागलपन करने वाला है, इसलिए वह रुकता है, गहरी सांस लेता है और हर चीज के लिए तैयार हो जाता है। हाउंड उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन पास भी नहीं आ पाता। उसे समझ में आने से पहले ही चो हंसुंग बीस्ट के सिर के पास हवा में होता है, लेकिन सेब्रस उसका अटैक डॉज कर लेता है, जिससे हीरो को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। इस बार सेब्रस हमला करता है, लेकिन हीरो ठीक समय पर बच जाता है। क्रीचर मौका देखकर हवा में ही हमला करने की कोशिश करता है, तो प्रोटैगनिस्ट एक चट्टान से खुद को धक्का देता है। मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए वह आगे झपटता है और स्पीयर से वार करता है। पहले तो लगता है कि अटैक चूक गया, लेकिन जमीन पर उतरते ही हीरो खुश हो जाता है क्योंकि हल्का सा हिट भी मॉन्स्टर के चेहरे पर निशान छोड़ देता है। कुंग आसानी से अपने दुश्मन पर चार्ज करता है। मॉन्स्टर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह एफर्टलेसली डॉज हो जाता है और हीरो एक और हिट लगाता है, जिससे क्रीचर दर्द से चीखता है। बदला लेने के लिए कुत्ता फिर से उसे कुचलने की कोशिश करता है। टेरी हंस से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है, उसकी पीठ पर चढ़ता है और स्पीयर को उसकी गर्दन के पीछे घोंप देता है। फिर वह जितना ऊंचा हो सकता है कूदता है और फायर स्पीयर को नीचे की ओर घुसा देता है। संतुष्ट न होकर हीरो वेपन को और गहराई तक धकेलता है। जब गर्दन के ऊपर कुछ भी नहीं बचता तो हीरो को लगता है कि वह आखिरकार लड़ाई जीत गया है, लेकिन उसी पल एक जायंट पॉ उस पर आता है। हीरो शील्ड उठाता है, लेकिन वह बेकार साबित होती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। कुत्ते का चेहरा पहले ही रिजनरेट होने लगता है और एक बार फिर प्रोटैगनिस्ट क्रीचर द्वारा कॉर्नर कर दिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत जिद्दी बीस्ट है। ऊपर से उसकी मना भी लगभग खत्म हो चुकी है। प्रोटैगनिस्ट आखिरी राउंड के लिए खुद को तैयार करता है। वह आधे बने चेहरे पर हमला करता है, तभी एक और पंजा उसकी गर्दन की तरफ आता है, लेकिन चोईहू तुरंत काउंटर करता है। आखिर में वह स्पीयर फेंक देता है, दूसरी गर्दन को उड़ा देता है और अंत में जायंट मॉन्स्टर लाइफलेस होकर गिर जाता है। चोई कुंग का हाथ जला हुआ है और वह पूरी तरह एग्जॉस्टेड है। वह गिरे हुए दुश्मन को देखता है। उसी पल एक नया नोटिफिकेशन आता है। प्रोटैगनिस्ट को ग्रेडन नाम के मॉन्स्टर को हराने के लिए रेयर अचीवमेंट मिलती है। ट्रॉय कनुंग को पता ही नहीं था कि वह एक एंशिएंट क्रीचर से लड़ रहा था। फिर एक और मैसेज आता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। हीरो को लेवल ब्रेकर का टाइटल मिलता है क्योंकि उसने अपने से 100 लेवल्स ऊपर के मॉन्स्टर को मारा है। वह दोनों अचीवमेंट्स से खुश है, भले ही इसमें बहुत बड़ी मेहनत लगी हो। अचानक मॉन्स्टर का शरीर मना में बदलने लगता है और एक स्किल बुक बन जाता है। प्रोटैगनिस्ट पास जाकर आइटम को जमीन से उठाता है। यह रेयर और यूनिक स्किल यह एबिलिटी देती है कि जब तक सिर नष्ट न हो, यूजर मर नहीं सकता और बाकी सारी वूंड्स रिजनरेट होती रहती हैं। जब तक वह अपने सिर को बचाता है, हर अटैक हील हो सकता है। हीरो अब लगभग इमॉर्टल हो जाता है। भले ही रिजनरेशन स्लो हो, वह इस एबिलिटी को इवॉल्व कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट ने पहले कभी ऐसी रेयर स्किल बिक्री में नहीं देखी जो इवॉल्व हो सके। टैंक्स इस बुक के लिए पागल हो जाएंगे। ट्रॉय कुनैन अपना सामान समेटता है और जाने की तैयारी करता है। वह सोचता है कि दुनिया में इस जैसी कोई और स्किल नहीं है, यह वन ऑफ अ काइंड है। एक मैसेज पूछता है
कि क्या वह इमोर्टैलिटी की पावर एक्टिवेट करना चाहता है। शो खान एक्सेप्ट करता है और नीली रोशनी चमकने लगती है। जैसे ही पैसिव एबिलिटी एक्टिवेट हुई है, रिजनरेशन शुरू हो जाती है, लेकिन लगता है कि यह स्किल वाइटैलिटी कंज्यूम करती है। सौभाग्य से हीरो के पास वाइटैलिटी भरपूर है। बाद में प्रोटैगनिस्ट अपने टाइटल्स चेक करता है। पहला टाइटल सभी एट्रीब्यूट्स को 5 बढ़ाता है और उसे यह जानकर खुशी होती है कि यह कॉमन रैंक है, यानी वह आगे इसे इम्प्रूव कर सकता है। दूसरे टाइटल से उसे +3 वाइटैलिटी मिलती है। चो यहाँ से मानता है कि ग्रेडन एक अच्छा मॉन्स्टर था। सब कुछ निपटाकर वह वापस जाने का फैसला करता है। तभी प्लेयर्स की एक टीम मॉन्स्टर का शिकार करने पहुंचती है। वे प्लेयर एसोसिएशन की एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड होते हैं। एक मेंबर बताता है कि उसे प्लेयर्स मिले हैं। ग्रुप की एक लड़की तुरंत खुद को एसोसिएशन की मेंबर बताती है। एडवेंचरर्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। स्क्वाड लीडर शिन्याना कहती है कि उसने हाई लेवल मॉन्स्टर की रूमर सुनी थी, इसलिए वह सबको इवैक्यूएट करने को कहती है। एक लड़की डर जाती है, लेकिन लीडर पुष्टि करती है कि यह सच है। शिन पूछती है कि क्या किसी ने क्रीचर डिटेक्ट किया है। जवाब मिलता है कि सिर्फ वुल्व्स का सेंस हुआ है। अचानक कुछ बदलता है और वह कहता है कि एक प्लेयर मिला है। शिन पूछती है कहाँ और कितने। जवाब आता है कि सिर्फ एक। प्रोटैगनिस्ट खुशी खुशी वापस जा रहा होता है, लेकिन उसे कोई अपनी तरफ आता महसूस होता है। वह वहीं रुक जाता है और सोचता है कि ये लोग कौन हैं। साफ है कि वे हाई लेवल हैं और उनका गियर बहुत शाइनी है। ग्रुप लीडर हीरो से पूछती है कि क्या सब ठीक है। थोड़ा सस्पिशियस होकर हीरो कहता है कि हाँ वह ठीक है। शिन देखती है कि हीरो काफी गंदा है और पूछती है कि क्या उसका सामना मॉन्स्टर से हुआ था। ट्रॉय हनुंग कहता है कि वह नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रही। लीडर जवाब देती है कि उसने हाई लेवल मॉन्स्टर देखा है। हीरो मान लेता है कि एसोसिएशन को सब पता है और हाँ कह देता है कि उसने क्रीचर देखा था। अचानक लड़की जरूरत से ज्यादा पास आ जाती है, उत्साहित होकर और ज्यादा जानना चाहती है। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। शिन तुरंत माफी मांगती है और उसकी मदद करने के लिए एक वायल देती है ताकि उसके वूंड्स ठीक हो सकें। कोई कंसुंग पहचान लेता है कि यह बहुत रेयर आइटम है। डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि पोशन तेजी से हील करता है। शिन उसे बताती है कि बस हाथ पर स्प्रे करना है। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे, इसलिए वह मॉन्स्टर की बात करने लगता है। लीडर उसे आगे बताने को कहती है। कोईकुंग बताता है कि क्रीचर एक जायंट ब्लैक फर वाला 3 हेडेड जैगुआर था। शिन कहती है कि ऐसा मॉन्स्टर पहले कभी नहीं देखा गया और उसके कंपेनियंस भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते। प्रोटैगनिस्ट आगे बताता है कि मॉन्स्टर घर जितना बड़ा था और उस दिशा में गया। शिन उसे धन्यवाद देती है और वे पल भर में गायब हो जाते हैं। हीरो उनकी स्पीड देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन खुश होता है कि उसने क्रीचर को हरा दिया, वरना उनके पहुंचने तक और जाने चली जाती। रिवॉर्ड तो बस एक बोनस है, भले ही अब वह ग्रुप कुछ भी न पाए। टीम डंजन के अंत तक पहुंचती है। एक प्लेयर सोचता है कि क्या क्रीचर पोर्टल से निकल गया। लीडर उम्मीद करती है कि ऐसा न हो, क्योंकि इससे और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वह जानती है कि मॉन्स्टर ने खून चख लिया है और फिर लौटेगा। इस बार वह सिर्फ एसोसिएशन में रिपोर्ट फाइल कर सकती है, लेकिन एक बात उसे परेशान करती है। अब उसे एहसास होता है कि वह आदमी कैसे बच निकला, जिसने पूरी पार्टी खो दी हो। वह इतना शेकन नहीं लग रहा था। शिन वापस जाकर उससे बात करने का फैसला करती। कैप्टन अपने मेन को रुकने को कहता है।